हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टोक्स लॉ। और इस टॉपिक में हम ड्रैग फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होता है, ड्रैग फोर्स कब एक्शन में आता है और ड्रैग फोर्स के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ड्रैग फोर्स कब एक्शन में आता है और ड्रैग फोर्स के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं। ठीक है, बाकी ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला तो मैं आपको बता ही देता हूं। ये इसका फॉर्मूला है ड्रैग फोर्स का 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू आर रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉडी इंटू वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से वो स्पेरिकल बॉडी मूव कर रही होगी, तो फॉर्मूला लर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैग फोर्स के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं और कब ये एक्शन में आता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है, तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट में पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है। इसी फोर्स को ड्रैग फोर्स बोला जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट में पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ड्रैग फोर्स बोला जाता है। अब देखो यहां पे हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पे ये एक साइकिलिस्ट है जो कि यहां पे ग्राउंड में मान लो साइकिल चला रहा है। लेकिन बच्चों ये ग्राउंड में तो साइकिल चला रहा है, लेकिन इसके चारों तरफ ये क्या है, ये चारों तरफ क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। जनरली हमारे चारों तरफ क्या बच्चों, एटमॉस्फेयर है। हम एटमॉस्फेयर के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है बच्चों, ये क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, फ्लूइड होता है। आपका जो एटमॉस्फेयर होता है वो लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होती है, तो एटमॉस्फेयर भी आपका फ्लूइड ही होता है और इसके अंदर विस्कोसिटी भी होती है। ठीक है, तो ये कैसा फ्लूइड है बच्चों, एक विस्कस फ्लूइड है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि जब किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट में पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये एक विस्कस फ्लूइड होता है। इसके अंदर एक विस्कोसिटी होती है। अभी बताता हूं कैसे इसके अंदर विस्कोसिटी होती है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट, अगर ये साइकिलिस्ट अगर इधर मूव कर रहा है बच्चों, तो इसके पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है। पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है। इसी फोर्स को क्या बोला जाता है, ड्रैग फोर्स बोला जाता है। लेकिन मैंने एक और चीज कही थी बच्चों कि ड्रैग फोर्स एक्शन में कब आता है। ड्रैग फोर्स एक्शन में कब आता है, ड्रैग फोर्स तब एक्शन में आता है जब ये साइकिलिस्ट जो है मोशन करने लगता है। अगर ये मोशन नहीं करेगा तो ड्रैग फोर्स भी एक्शन में नहीं आएगा। जैसे ये मोशन करने लगेगा, जैसे जैसे ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, ड्रैग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी जितनी बढ़ाएगा ड्रैग फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके लिए दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन ये है बच्चों कि ये जो फ्लूइड है, ये जो एटमॉस्फेयर है जिसे मैं फ्लूइड बोल रहा हूं, ये फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ये फ्लूइड मोशन नहीं करना चाहिए बच्चों। यही एजम्पशन है, मतलब यही हमें मान करके चलना है कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो एयर है, एयर रेस्ट में है, ये एयर रेस्ट में। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जब ये साइकिलिस्ट साइकिल चलाता है तो जनरली आपने भी फील किया होगा, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आप इस ये पैडलिंग तेजी से करने लगते हो तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है। तो वैसे वैसे आप में एक पीछे की तरफ एक फोर्स लगने लगता है। तो ये फोर्स क्या करता है, आपके मोशन को रेजिस्ट करता है, मतलब अपोज करता है। तो ये फोर्स लग क्यों रहा है, इसी को तो हमें समझना है। बहुत सिंपल है, देखो ये फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्चुअल में ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है इसके अंदर विस्कोसिटी होता है, इसका विस्कस नेचर होता है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर क्या करता है, जब हम यहां मोशन कर रहे होते हैं तो हमारे मतलब जो बॉडी होता है ना, उस बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। ये जो इसका जो लेयर होता है ना, ये जो लेयर होता है ये हमारी बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। तो जब हम इधर मूव कर रहे होते हैं तो हम अपने साथ बच्चों ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसे इस तरफ ड्रैग कर रहे होते हैं। जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम अपने साथ साथ इस एटमॉस्फेयर को भी क्या कर रहे हैं, आगे आगे ड्रैग कर रहे हैं, खींच खींच के ले जाने में लगे हैं। क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर तो रेस्ट में है, हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ये रेस्ट में, लेकिन ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। तो जब हम आगे मूव करते हैं तो ये हमारे साथ आगे की तरफ ड्रैग होने लग जाता है। तो देन हमारी बॉडी, क्योंकि इसका बिहेवियर तो रेस्ट में रहना है, हमारा एटमॉस्फेयर तो रेस्ट में है, पर हम इधर मोशन कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स फील करते हैं जिसे हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब देखिए यही ड्रैग फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना होता है। चलिए, लेकिन बच्चों यहां पे जो हम ये जो ड्रैग फोर्स का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर इंटू वी, ये जो फॉर्मूला बताया था, ये जो फॉर्मूला है बच्चों ये स्पेरिकल बॉडी के लिए। कैसी बॉडी, स्पेरिकल बॉडी के लिए। देखो ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के लिए फॉर्मूला नहीं है। ह्यूमन बॉडी, हर बॉडी पे जो बॉडी मूव कर रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो लिक्विड भी हो सकता है,
कोई भी बॉडी जो मूव करती है उस पर ड्रैग फोर्स लगता है। लेकिन यहां पे हम जो ये जो एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं ये स्फेरिकल बॉडी के लिए ही यहां पे एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से जैसे मान लीजिए ये आपका फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, लेकिन ये फ्लूइड क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ये फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये बताता हूं इससे मैं, ये आपका क्या है, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए। और ये जो स्फेरिकल बॉडी है ये क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जैसे जैसे इसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये पीछे की तरफ एक ड्रैग फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। ये ड्रैग फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी ना तो ये जो लेयर होता है ना, ये लेयर क्या करता है, इस बॉडी को टच करता रहता है। तो मतलब इसमें जाकर के चिपक जाता है, इसे पकड़ लेता है। तो इस लेयर को इस लेयर ने पकड़ रखा है, इस लेयर को इस लेयर ने पकड़ रखा है, इस लेयर को इस लेयर ने पकड़ रखा है। तो जब ये बॉडी आगे मूव करता है तो ये अपने साथ साथ इस लेयर को भी आगे की तरफ धकेल रहा है, ड्रैग कर रहा है, इसे भी आगे की, ये लेयर इसे आगे की तरफ धकेल रही है, ये लेयर इसे आगे की तरफ धकेल रही है। लेकिन लेयर की टेंडेंसी क्या है, लेयर की टेंडेंसी है रेस्ट में रहना। अब ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है, इससे जबरदस्ती इस मतलब ये एटमॉस्फेयर को आगे की तरफ क्या कर रहा है, ड्रैग कर रहा है। इसीलिए ये बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। समझ में आ रहा है, पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है कि कोई इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि ये इसमें जाकर के बच्चों, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमारी बॉडी में जाकर के चिपक जाता है। तो हमें उसे मतलब हम ऐसा फील करते हैं कि हम किसी चीज को खींच रहे हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं, ले अपने आगे की तरफ धकेल रहे हैं, ले और हम वो पीछे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं जिसे हम ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं। ओके देखो ऐसे भी समझाता हूं, मान लो ये एक पर्सन है, अब हमने यहाँ पे एक रस्सी है, इसे रस्सी से बांध दिया, यहाँ पे एक हैवी सा ब्लॉक लगा दिया, इसे हम आगे मूव करने के लिए बोल रहे हैं कि आगे मूव, ये आगे दौड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये क्या पीछे की तरफ एक फोर्स फील करेगा ना, क्योंकि ये आगे की तरफ तो मूव कर रहा है, अपने साथ साथ इसे भी आगे की तरफ ले जा रहा है, धकेल रहा है। तो वही चीज हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे, ये बॉडी क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है, तो अपने साथ साथ ये एटमॉस्फेयर को भी आगे क्या कर रही है, ड्रैग कर रही है, जिसकी वजह से हम पीछे की तरफ एक फोर्स फील कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम ड्रैग फोर्स बोल रहे हैं। तो इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। ओके अब देखिए बच्चों यहां पे लिखा क्या है कि व्हेन ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी मूव्स थ्रू ए विस्कस मीडियम एट रेस्ट। देखो कोई स्मॉल स्पेरिकल बॉडी क्या कर रही है, एक विस्कस मीडियम के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन वो विस्कस मीडियम क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। मतलब ये एक फ्लूइड है विस्कस, जिसके अंदर विस्कोसिटी है, ये एक एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर विस्कोसिटी है, ये रेस्ट में होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द लेयर ऑफ द मीडियम टचिंग द बॉडी आर ड्रैग्ड अलोंग विथ बॉडी। तो वो जो विस्कस मीडियम है बच्चों, उसका जो लेयर होगा वो बॉडी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, एंड आर ड्रैग्ड अलोंग विद इट। तो ये क्या कर रहा है, इसे टच कर रहा है, ये वाला जो लेयर है बच्चों ये इसकी बॉडी को, इस स्पेरिकल बॉडी को टच कर रहा है। तो ये आगे मूव कर रहा है, तो ये अपने साथ साथ इसे भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ ले जा रहा है, मतलब ड्रैग कर रहा है, लिखा ना, आर ड्रैग्ड अलोंग विद इट, एंड एज ए रिजल्ट द बॉडी एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बॉडी है एक पीछे की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, फील करती है, इसी को रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब ये होता है जो फोर्स मोशन को अपोज करता है। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इस मोशन को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो द बॉडी एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स, इसी रिटार्डिंग फोर्स को क्या बोला जाता है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोला जाता है, विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये फोर्स क्या करता है, बॉडी का जो मोशन होता है उसे अपोज करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, ये जो ड्रैग फोर्स है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। तो जैसे जैसे वो जो मूविंग बॉडी है, उस मूविंग बॉडी का जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे बच्चों ये ड्रैग फोर्स भी क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। मतलब ये ड्रैग फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वो जो मूविंग बॉडी है उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये वेलोसिटी अगर बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही क्या है बच्चों, दिस इज नॉन एज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ यही है। तो आपको याद रखना है कि ड्रैग फोर्स एक्शन में कब आता है, जब कोई बॉडी विस्कस फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर या किसी भी गैस के अंदर क्या करता है, मूव करने लगता है, देन ये जो ड्रैग फोर्स है ये एक्शन में आता है। तो चलिए इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ओके तो देखिए हम ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम डायमेंशन मेथड से ही डिराइव करेंगे, ठीक है। तो दिस रिलेशन आर डिराइव्ड, कैन बी डिराइव्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशन मेथड से हम इसे डिराइव करेंगे, बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। चैप्टर फर्स्ट में डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा था आपने, वहां पे हम डायमेंशनली चेक करते थे कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, याद आ रहा होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन मेथड से ही हम इसे डिराइव करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू सर जॉर्ज स्टॉक्स, इनका नाम है, ठीक है, जॉर्ज स्टॉक्स, जिसे हम स्टॉक्स लॉ बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ही तो ये ड्रैग फोर्स के बारे में हमें बताया है, इन्होंने कैसे इसे डिराइव किया वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। बच्चों ये जो ड्रैग फोर्स होता है, ये ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वो बॉडी जो फ्लूइड के अंदर, विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव कर रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो वो जो मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी, ड्रैग फोर्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इस पर डिपेंड करता है। ओके, दूसरा बच्चों ये जो ड्रैग फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो जो लिक्विड है, ये जो बच्चों एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का जो भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा उसी पे क्या करेगा, ये ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा बच्चों तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोई, देखो यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर मैंने ले रखा है, वो कोई दूसरा कोई भी लिक्विड हो सकता है। मान लीजिए एटमॉस्फेयर की जगह में किसी लिक्विड को समझ लीजिए और यहाँ कोई स्पेरिकल बॉडी मूव कर रही है, तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होने का मतलब कि ये जो लिक्विड है ये गाढ़ा है। अब वो लिक्विड अगर गाढ़ा होगा तो बच्चों वो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स होगा वो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बॉडी को यहाँ मूव करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ड्रैग फोर्स फील करेगा, क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी का टॉपिक अभी जस्ट हम इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है वो विस्कोसिटी का ही लेक्चर था, ठीक है। नाउ बच्चों तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये बॉडी जो मूव कर रही है ना उसके साइज पे डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है। साइज मतलब उसका रेडियस। अगर बॉडी का साइज बड़ा होगा तो वो ज्यादा ड्रैग फोर्स फील करेगा। मान लो ये जो था इसका रेडियस आर है, तो अगर इसका साइज ज्यादा बड़ा होता तो ये ज्यादा ड्रैग फोर्स फील करता है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस यहां ऑक्युपाई कर देता। तो इसमें ये जो लेयर है इसके सरफेस के कांटेक्ट में ज्यादा लेयर कांटेक्ट में आ जाती, तो इसे ज्यादा मतलब ये ज्यादा ड्रैग फोर्स क्या करता, फील करता, ठीक है। तो इस जो बॉडी का जो साइज होता है जो कि हम रेडियस बोल रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो ईटा है, ये जो ईटा है इसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और ये आर क्या है बच्चों, आर है आपका रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉडी, ठीक है। सबसे पहली बात ये जो फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है स्पेरिकल बॉडी के लिए डिराइव किया गया, स्पेरिकल बॉडी, ठीक है, लिखा ना, व्हेन स्मॉल स्पेरिकल बॉडी, ठीक है, रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉडी। अब देखिए क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, तीनों को कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी V इंटू आर मिलेगा। अब देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर मैं यहाँ से हटाता हूं तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, ये n कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी V इंटू आर। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसके ऊपर क्या पावर होगी, इसके ऊपर क्या पावर होगी, इसके ऊपर क्या पावर होगी, अभी हमें नहीं पता। चलो हमने इसके ऊपर पावर ये ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे बी लिख दिया, ये पावर सी लिख दिया। अभी हम ये भी पता करेंगे कि यहाँ पे पावर क्या होगी। तो हम इसे डायमेंशनली चेक करेंगे, डायमेंशनल मेथड से ही चेक करेंगे कि यहाँ पे ये जो ए है, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। अभी तो हमने यहाँ पे ये अनुमान लगाया कि भाई फोर्स जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, पर अभी हमें ये थोड़ा ना पता कि वेलोसिटी पे डिपेंड तो करता है लेकिन वेलोसिटी के स्क्वायर पे तो डिपेंड नहीं करता, कहीं क्यूब पे डिपेंड तो नहीं करता। हमें पावर नहीं पता ना कि इसके ऊपर पावर क्या है, ये नहीं पता हमें। अभी तो हमें जस्ट इतना हम गैस कर रहे हैं कि भाई वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ये पावर है, अभी इसे हम कैलकुलेट भी करेंगे कि ये कितने कितने होने वाली है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो k होता है ना ये तो कांस्टेंट है, तो k के बारे में भी लिख देता हूँ। ये जो k होता है इस कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट होता है k इज कांस्टेंट। और बच्चों इट इज डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। देखो इसका SI यूनिट होता है, इसका भी होता है, इसका भी SI यूनिट होता है, इसका भी SI यूनिट होता है, तो इनका डायमेंशन भी होते हैं। लेकिन इसका ये यूनिट लेस होता है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये जस्ट एक प्योर नंबर होता है। ये एक प्योर नंबर होता है। क्या होता है अभी पता करेंगे क्या इसकी वैल्यू होती है, अभी बताऊंगा इसकी वैल्यू। तो बच्चों ये क्या है, इट इज डायमेंशन लेस। ये जो k है ये आपका डायमेंशन लेस होता है एंड इट इज अ प्योर नंबर। ये आपका एक प्योर नंबर होता है, ठीक है, प्योर नंबर।
नाउ देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसे डायमेंशनली चेक करेंगे और ये पता करेंगे कि ये ए बी सी इनकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखो, अगर मैं ये फोर्स की बात करूं तो यहां पे क्या करूंगा, मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाला हूं। यहां पे मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। फिर यहां पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा। ये जो के है ये तो आपका डायमेंशन लेस है, तो इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होने वाला। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है। फिर मैं ये जो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, और फिर ये जो रेडियस है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। फिर उन्हें कंपेयर करूंगा, फिर मुझे ए और बी और सी का वैल्यू का भी पता चल जाएगा, ओके। तो चलो, सबसे पहले ये जो फोर्स होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों, फोर्स क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन होता है, ठीक है, सबको ही पता है न्यूटन होता है। लेकिन बच्चों, न्यूटन को जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोला जाता है। एक एसआई यूनिट ये तो है, लेकिन ये भी एसआई यूनिट होता है फोर्स का। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मास का एसआई यूनिट है, ये एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है। तो फाइनली बच्चों, ये हमें एसआई यूनिट मिल गया, तो इससे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को एमएलटी की फॉर्म में लिखा जाता है। तो एम मतलब केजी, मास केजी में मीजर किया जाता है। एल का मतलब लेंथ को मीटर में मीजर किया जाता है। टाइम को सेकंड में मीजर किया जाता है। यहाँ पे सेकंड को पर -2 है, तो यहाँ पे भी -2 आएगा। तो ये इसका फोर्स का क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह में यहाँ पे मैं ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, MLT की पावर -2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है। देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, जिसे हम पास्कल सेकंड भी बोलते थे, ठीक है, याद आ रहा है कुछ। अब देखो, ये जो न्यूटन था, न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। तो न्यूटन की जगह में मैंने क्या लिख दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये मीटर की पावर -2 भी आएगा, फिर ये सेकंड भी आएगा। तो इसे आगे सॉल्व कीजिए, ये केजी हो जाएगा, ये मीटर की पावर 1 है, ये मीटर की पावर -2 है। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये मीटर की पावर -1 हो जाएगा। ये सेकंड की पावर -2, ये सेकंड की पावर 1 है, तो इन्हें सॉल्व करोगे तो सेकंड की पावर -1 हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या मिला मुझे, एसआई यूनिट मिला। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, MLT लिखो। तो M मतलब केजी, इसके ऊपर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा। L मतलब मीटर, तो इसके ऊपर -1, यहाँ टाइम के ऊपर -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, चलो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ ये M1 L -1 और T -1 आ जाएगा। और ये तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन इसके ऊपर A भी है, तो यहाँ पे A भी आएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, भाई जो एसआई यूनिट होता है वो तो मीटर पर सेकंड होता है। तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LT-1, ठीक है। L मतलब लेंथ, मीटर, ये टाइम, तो ये हो जाएगा आपका LT-1। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये वेलोसिटी है ना, यहाँ पे आएगा आपका B, ओके। और फिर है आपका ये R का मतलब क्या होता है, R मतलब रेडियस। तो रेडियस को तो मीटर में मेजर करते हैं, इसका एसआई यूनिट तो मीटर होता है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो L होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका L और ये पावर आ जाएगी C, ये वाली पावर C। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं आगे, बाकी तो कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया यहाँ करने के लिए। ये आपका M है, M के ऊपर पावर क्या है, ये 1 है, ये L के ऊपर पावर 1 है, और ये T के ऊपर पावर क्या है, -2 है, ठीक है। इसके डायमेंशंस है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, चलो इसे खोलते हैं इसे। ये आपका M है, तो ये 1 है पावर, ये ऊपर है, तो A × 1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो M के ऊपर पावर A आ जाएगी, और ये फिर L है, तो ये -1 × A क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये T के ऊपर ये -1 × A क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। देन फाइनली L के ऊपर क्या आ जाएगा, ये B आ जाएगा, और ये T क्या हो जाएगा आपका, -B हो जाएगा, और ये L के ऊपर क्या आ जाएगा, ये C आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो देन ये M की पावर 1, L की पावर 1, और ये T की पावर -2। अब देखिए ये M है, ये M है, तो देखो यहाँ पे M की पावर क्या है, A है। देन L ढूंढिए, L ये है, एक L ये है, ठीक है, और एक L ये भी है। तो L के ऊपर जो पावर्स हैं -A, B और ये C, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो L के ऊपर जो पावर है -A प्लस ये B, ये पावर पॉजिटिव B है, ठीक है, और ये प्लस C, -A B प्लस C। और ये जो T है, T एक ये है और एक T ये है, तो -A -B। तो इसके ऊपर जो पावर आएगी T के ऊपर क्या आएगी, -A B आएगी पावर, ठीक है। समझ में आ रहा है।
अब देखो हम क्या करेंगे, देखो ये जो m है, m को इसके साथ कंपेयर कीजिए, l को इसके साथ कंपेयर कीजिए, t को इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे m के ऊपर पावर a है, यहाँ पे m के ऊपर पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 तो हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पे t के ऊपर ये वाली पावर है, यहाँ पे t के ऊपर -2 है, तो माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो माइनस a माइनस टू इज सॉरी माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो फाइनली a इज इक्वल टू क्या था, 1 था ना, तो यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 और ये इधर आएगा तो प्लस a हो जाएगा। तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 और a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, a की जगह 1 लिख दीजिए। तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो फाइनली b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है, तो b इज इक्वल टू 1 भी हमें मिल गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये l के ऊपर पावर ये है और l के ऊपर पावर ये है, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए माइनस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखो a और b तो हम फाइंड कर चुके हैं, c हमें फाइंड करना, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस a और माइनस b। ठीक है, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1, a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू है यहाँ पे 1 है। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है ठीक है, देखिए यहाँ पे a का 1 हो गया, यहाँ -1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो ये 1 से 1 तो कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है फाइनली। तो हम इससे आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखो इनका वैल्यू निकल गया है। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये k, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पावर 1 है, ये वेलोसिटी यहाँ भी पावर 1 है, ये रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉडी पावर 1 है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो k होता है ना, ये k का वैल्यू मैं बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ k इज फाउंड टू बी, एक्सपेरिमेंटली बच्चों ये जो k का वैल्यू होता है ये 6 पाई होता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया इस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले, बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू है, स्टॉक्स, ये जो सर जॉर्ज स्टॉक्स हैं, इन्हें ये जो वैल्यू इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाई वो इतनी पाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी k की वैल्यू आ जाएगी 6 पाई आ जाएगी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी v इंटू आर। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ड्रैग फोर्स है। ये ड्रैग फोर्स कब एक्शन में आता है, जब कोई बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर, वो फ्लूइड रेस्ट में होना चाहिए, बॉडी मूव करनी चाहिए, देन उस मूविंग बॉडी में बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर वो मोशन कर रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगने लग जाता है, और ड्रैग फोर्स कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों ये क्वेश्चन करने के बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.05 सेंटीमीटर हैज अ वेलोसिटी इन एयर इतना, द विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इतना, फाइंड द विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। देखो बच्चों होता क्या है, जैसे ये रेन ड्रॉप, मान लो यहाँ पे एक क्लाउड है, ये बादल है। ठीक है, यहाँ से रेन ड्रॉप क्या हो रही है, नीचे गिर रही है, ये रेन ड्रॉप ऐसे नीचे गिर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये रेन ड्रॉप यहाँ से नीचे गिर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, इसके चारों तरफ क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। तो मान लो ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों, आपका फ्लूइड है। ये क्या होता है, फ्लूइड होता है ना, एटमॉस्फेयर क्या होता है आपका, एक फ्लूइड होता है। तो जब ये नीचे की तरफ मोशन करेगी ना, जब ये नीचे की तरफ मोशन करेगी, तो ये नीचे की तरफ मोशन कर रही है, किसी वेलोसिटी से मोशन कर रही है। तो स्टार्टिंग में बच्चों ये ग्रेविटी इस पे लग रही होगी, नीचे की तरफ ग्रेविटी, तो इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हम कह सकते हैं 9.8 के ही काफी क्लोज होता है। वैसे जैसे जैसे हम हाइट पे होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है जी की वैल्यू। चलो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जी का वैल्यू 9.8 ही इस पे एक्ट कर रहा है, इतना एक्सेलरेशन इस पे एक्ट कर रहा है, ये इतने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ आती है तो इंक्रीज होने लग जाती है। लेकिन बच्चों इसके चारों तरफ क्या है, ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा बच्चों, एटमॉस्फेयर इस पे ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो ना, ड्रैग फोर्स लगाएगा। तो जब होता क्या है कि जैसे जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी v इंटू आर। तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन इधर है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रैग फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, विस्कोसिटी है। क्या है, विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी की वजह से ड्रैग फोर्स लग रहा है। तो बच्चों ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो नीचे जब रेन ड्रॉप आ रही होती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ये ड्रैग फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा। समझ में आ रहा है ना, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही क्योंकि नीचे की तरफ क्या है बच्चों,
ग्रेविटी लग रही है ना, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसकी स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। लेकिन वेलोसिटी अगर ये जो स्पेरिकल बॉडी है, जो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगी तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। ड्रैग फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये इंक्रीज करेगा तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बच्चों ये वेलोसिटी इंक्रीज होनी बंद हो जाती है। और फाइनली जो रेन ड्रॉप होता है एक टाइम के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आ रहा होता है। स्टार्टिंग में तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से आता है नीचे, लेकिन जैसे ड्रैग फोर्स एक्शन में आ जाता है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आने लग जाता है। जब ये ड्रैग फोर्स और नीचे वाला फोर्स इक्वल हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ध्यान ये जो रेन ड्रॉप्स होती हैं हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आ रही होती है। तो ड्रैग फोर्स बच्चों यहाँ पे एक वरदान की तरह होता है। एक्चुअल में ड्रैग फोर्स ना होता तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि ये जो रेन ड्रॉप है हमारे ग्राउंड में कितनी ज़्यादा तेज वेलोसिटी से हिट कर रही होती है। आई थिंक हम सब के सब हेलमेट पहन करके घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो खैर ये जो ड्रैग फोर्स है, ये एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर की वजह से ये रेन ड्रॉप पे ड्रैग फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये जो रेन ड्रॉप होता है किसी मिनिमम वेलोसिटी से ही यहाँ ग्राउंड में क्या करता है, स्ट्राइक करता है। अदरवाइज ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने वाली थी अगर ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे ना होता तो देन उस पर ड्रैग फोर्स भी नहीं लगता, देन ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ ग्राउंड में टकराती, ठीक है। तो वो हमारे खोपड़ी को डैमेज कर सकती थी। ओके, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे हमें विस्कस फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप निकालना है। ये रेन ड्रॉप का, ये जो ऊपर की तरफ इस रेन ड्रॉप पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स का मतलब हम ड्रैग फोर्स की ही बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ड्रैग फोर्स की ही हम बात कर रहे हैं। जो फोर्स लिक्विड की वजह से लगा है उसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। या लिक्विड या फ्लूइड की वजह से जो फोर्स लगा उसे विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, उसे ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखो यहां पे हमें गिवन क्या, रेन ड्रॉप रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर दे रखा है। हैज ए वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इतनी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे रखी है। एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर, भाई एयर का जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इतना दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इसका जो सिंबल होता है ईटा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, वो दे रखा है आपका 18 इंटू 10 की पावर -5 डाइन, ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। तो देखो यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम में दे रखा है। यहां पे भी रेडियस भी सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, तो इसे भी ऐसे करते हैं सीजीएस सिस्टम में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो फाइनली हम भी आंसर सीजीएस सिस्टम में ही निकालेंगे। तो इस मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में करूंगा तो ये 200 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब सारी वैल्यूज तो हमारे पास है, हमें तो विस्कस फोर्स निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला ये है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। V इंटू आर, तो ये 6 इंटू 22/7 हो जाता है, इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 18 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है। नाउ इंटू वेलोसिटी कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 200 हो जाएगा वेलोसिटी, इंटू रेडियस कितना दे रखा बच्चों, ये दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 इंटू 22/7 इंटू 18, चलो इससे पहले मैं मल्टीप्लाई, चलो बाद में करेंगे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे 10 की पावर -5 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 2 सा क्या होता है 10, 5 2 सा 10, ये 2 जीरो है, डेसिमल भी इधर है, हाँ तो ये 10 ही आएगा, ठीक है। आई थिंक 10 ही आएगा ना, हाँ 10 आएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाइकेशन, दोनों का मल्टीप्लाइकेशन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब देखो बच्चों, इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं कि कितनी वैल्यू आ रही है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 339.428 इतनी आ रही है, ठीक है। तो चलिए पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। मैं डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3.39, तो मैं डेसिमल यहाँ 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया है मैंने, तो यहाँ 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। नाउ ये हो जाएगा आपका 3.39, 10 की पावर 2, 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप इसे राउंड ऑफ में भी लिख सकते हैं, 39 को आप 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 3.4, यहाँ पे 2 था तो मैंने यहाँ पे इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी तो मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख दिया है। इनटू 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। डायन आंसर भी आपका न्यूटन में नहीं आएगा, डायन में ही आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज हमने सीजीएस में ही ले रखी थी यहाँ पे, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में हमने वैल्यू ले रखी, तो आंसर भी इसी में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब है हमारा टॉपिक बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज है। टर्मिनल वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी,
ठीक है, वाइल फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस मीडियम। देखो बच्चों, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे फॉल हो रही होती है तो उसी को फ्री फॉल बोला जाता है। ग्रेविटी के सिवाय कोई भी अदर फोर्स उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगना चाहिए, देन उसे फ्री फॉल बोला जाता है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी बच्चों फ्री फॉल हो रही होती है, लेकिन वो फॉल कहां हो रही है बच्चों, विस्कस मीडियम के अंदर हुई है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, तो इसके अंदर मान लो एक स्पेरिकल बॉडी है, ये मैंने एक स्पेरिकल बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है, क्या ये सॉलिड बॉडी, ओके। अब देखो बच्चों क्या है कि मान लो अगर ये फ्री फॉल करेगी नीचे की तरफ, ऐसे फ्री फॉल करेगी, तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मान लो स्टार्टिंग में वो, देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी बताता हूं। देखो बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो स्टार्टिंग में जब हम इस बॉल को यहां ड्रॉप करेंगे ना, तो देखो जब हम ड्रॉप करते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम ड्रॉप करेंगे तो जब ये नीचे की तरफ गिरेगा ना, तो इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, मतलब एक्सेलरेट होता है, क्योंकि ग्रेविटी इसमें लग रही होती है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ऊपर की तरफ ड्रैग फोर्स भी लगने लगेगा। तो ड्रैग फोर्स जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है उसके इक्वल हो जाता है, तो देन ये थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे मूव करने लगता है। शुरुआत में तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे की तरफ, देन थोड़ी देर के बाद ये क्या करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करने लगता है। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जो आ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। इसी टर्मिनल वेलोसिटी को हम मूव करने वाले हैं, लेकिन ना इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी। बॉडी को एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड हो जाती है, मिल जाती है वाइल फॉलिंग, जब वो फॉल हो रहा होता है किसी विस्कस मीडियम में। तो विस्कस मीडियम में जब भी कोई बॉडी फॉल होती है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो क्यों ऐसा होता है वही हमें यहां पे समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो चलो इसे समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मान लो हमने क्या किया, किसी बॉडी को हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर ले गए। ये एक लिक्विड है, ठीक है, तो चलो मान लो ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी चलो इसका पहले, इसका जो डेंसिटी है, इसका डेंसिटी रो डैश है, ठीक है, इसका डेंसिटी है रो डैश। और ये जो बॉडी है बच्चों, इसका जो डेंसिटी है रो है, ठीक है, ये भी किसी ना किसी बॉडी का बना हुआ होगा, मतलब किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, तो उसका डेंसिटी क्या है, रो है, और इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो डैश है। हमने क्या किया, इस स्पेरिकल बॉडी को इस लिक्विड के अंदर लाए और हमने यहाँ पे अभी से पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, अभी हमने इसे रिलीज नहीं किया। अगर हम इसे रिलीज करेंगे तो ये मोशन करने लग जाएगा, नीचे की तरफ मोशन करने लगेगा ना। अभी हमने इसे रिलीज नहीं किया, हमने जस्ट इसे अभी होल्ड कर रखा है, यहाँ पे पकड़ रखा है। तो जब हम इसे यहां पे मान लीजिए, अगर हमने यहां पे इसे रोक करके रखा हुआ है, तो इस समय इसमें कौन कौन सी फोर्स लग रही होंगी, इस समय इनमें कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी। देखो एक तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी, जिसे हम वेट ऑफ बॉडी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ बॉडी, तो जो कि होगा m इंटू जी होगा, इसका मास इंटू जी, इसे हम वेट ऑफ बॉडी बोलेंगे, जो कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। लेकिन एक ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रही होगी, कौन सी वाली फोर्स लग रही होगी, गलती से भी जो है बच्चों, जो मैंने अभी आपको ड्रैग फोर्स बताई, ड्रैग फोर्स मत बोल देना। ड्रैग फोर्स कब लगती है, जब ये मोशन करेगा। अभी ये मोशन नहीं कर रहा है, अभी तो हमने इसे जस्ट यहां पे रोक रखा है, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जब बॉडी ये रेस्ट में ना, अभी भी एक फोर्स लगेगी, ड्रैग फोर्स के सिवाय भी एक फोर्स लगेगी, जिसे हम ब्यूएंट फोर्स बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे ब्यूएंट फोर्स के बारे में बताया था, ब्यूएंट फोर्स के बारे में पढ़ाया था ना वहां पे, कि जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर ले जाते हैं तो उसका बॉडी का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ mg लग रही है, ऊपर की तरफ एक ब्यूएंट फोर्स भी लग रही है, जिसकी वजह से इसका बॉडी का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ब्यूएंट फोर्स तो लगेगी। तो देखो बच्चों अभी क्या है, चलो ये इस पे जो एक फोर्स नीचे लग रही है, एक फोर्स ऊपर लग रही है, तो इन्हें इस पे जो नेट फोर्स लग रही है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होगी, जो नेट फोर्स इस पे लग रही है वो क्या लग रही है, एक तो है वेट ऑफ बॉडी, अरे एक है वेट ऑफ बॉडी नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये वेट ऑफ बॉडी जो है इस ब्यूएंट फोर्स से ग्रेटर होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि हमें नेट फोर्स निकालना है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्यूएंट फोर्स। अब याद कीजिए ब्यूएंट फोर्स कितना होता है, देखो यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेट ऑफ बॉडी, तो कितना है m इंटू जी, ये क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी इंटू जी, माइनस ब्यूएंट फोर्स कितना होगा बताइए। तो जो ब्यूएंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है,
कुछ याद आ रहा होगा। बिहाइंड फोर्स मैंने क्या बताया था आपको, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना भी लिक्विड यहां से, देखो जब हम इस बॉडी को यहां नीचे लाएंगे तो ये क्या करेगा, यहां पे इसने स्पेस ऑक्युपाई कर दिया है, तो यहां से ये लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। तो जितना लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हुआ होगा ना, उतने लिक्विड का वेट, जो भी उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा ना, वो उसी के बराबर ब्यूएंट फोर्स होता है, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। तो बच्चों यहां से कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, देखो जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, जितना भी इस स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। ये इतना ही लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। मान लो इसका वॉल्यूम अगर v है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, v होगा। जितना वॉल्यूम बच्चों इसने क्या किया, यहां पे स्पेस ऑक्युपाई कर दिया, तो जितना वॉल्यूम का स्पेस इसने ऑक्युपाई किया होगा, उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हो गया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस लिक्विड का डेंसिटी अलग है और इस बॉडी का डेंसिटी भी अलग है, ठीक है। इसे हमने इसकी डेंसिटी जो है बॉडी की वो रो है और लिक्विड का डेंसिटी रो डैश है, तो दोनों का मास अलग अलग होगा, मास अलग अलग होगा। जैसे इस बॉडी का, ये तो स्फेरिकल बॉडी है तो इसका मास तो m है, लेकिन ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, तो इसका मास इस m के बराबर नहीं होगा, इसका मास कुछ अलग होगा, m डैश होगा, ठीक है। तो हमें ये जो ब्यूएंट फोर्स होता है, ब्यूएंट फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इतना ही लिक्विड यहां से, इसने क्या किया, स्फेरिकल बॉडी ने यहां पे जगह घेर लिया और इतना ही लिक्विड यहां से डिस्प्लेस हो गया। मान लो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, इतना डिस्प्लेस हो गया। तो इस ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है ये वाला, इसका हमें वेट निकालना है, तो इसका वेट कितना होगा, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। क्या होता है, m इंटू जी। लेकिन ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका मास है, तो उसका मास क्या है, m डैश है, ठीक है। इसका मास तो m है, लेकिन इसका जो मास होगा वो m डैश है। इसका मास कुछ अलग होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी अलग है और इस बॉडी की डेंसिटी अलग है, इसीलिए इनका मास भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे हम क्या करेंगे। नाउ देखो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा आपका, नेट फोर्स जो हो जाएगा, मास की जगह में क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मतलब डेंसिटी किसका डेंसिटी आएगा, बॉडी का डेंसिटी, ठीक है। तो बॉडी का जो डेंसिटी है, बॉडी का जो डेंसिटी है वो रो है, क्या है, रो, ये डेंसिटी है। तो यहाँ पे मास की जगह में आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, v, और इसका भी वॉल्यूम कितना है, v, ठीक है। तो यहाँ पे g भी आएगा माइनस ये मास की जगह में अगेन क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बच्चों यहाँ पे ये जो मास है किसका, लिक्विड का मास है। तो जो लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी क्या है, रो डैश है, तो यहाँ पे आएगा रो डैश इंटू वी, वॉल्यूम तो इसका भी v है, इंटू जी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये आपका v इंटू जी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, इतना ही तो होगा। ये आ गया आपका नेट फोर्स, ये क्या आ गया आपका, नेट फोर्स। अब देखो इतना हमें पता चल गया कि इतना इस पे नेट फोर्स लग रहा है। मान लो ये यहाँ पे मैंने इस बॉडी को दिखा दिया है दोबारा, तो इन दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स है वो ये है नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स किधर लग रहा होगा बच्चों, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये जो है, अब जब हम इसे यहां से रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये नेट फोर्स क्या करेगा, इसे नीचे की तरफ धकेलेगा और इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज करने लग जाएगी। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ये फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ड्रैग फोर्स भी ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, जब ये मूव करेगा तब ड्रैग फोर्स लगेगा, तब ड्रैग फोर्स एक्शन में आएगा। तो ये इधर क्या लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, ये आपका एफ क्या है, ड्रैग फोर्स है, ठीक है। अब देखो एक टाइम के बाद ये वेलोसिटी बढ़ रहा था, तो ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से ये जो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा था ना, अब ये वेलोसिटी इंक्रीज होना बंद कर देगा और फाइनली ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। देन ये जो बॉडी है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे आती रहेगी, हल्के हल्के नीचे आती रहेगी। तो देन बच्चों ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तब नीचे आएगी जब ये ड्रैग फोर्स और ये नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये दोनों के दोनों जब इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि इस फोर्स की वजह से तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो इसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो ड्रैग फोर्स भी तो इंक्रीज होगा। तो एक टाइम के बाद ये ड्रैग फोर्स इसी के इक्वल हो जाता है, नेट फोर्स के ही इक्वल हो जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये जो ड्रैग फोर्स है, ये नेट फोर्स के ही इक्वल हो जाता है। तो ड्रैग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ड्रैग फोर्स कितना होता है, 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये जो स्फेरिकल बॉडी है, इंटू आर। ये जो वेलोसिटी बच्चों जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो फाइनली थोड़ी देर के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही यहां नीचे आने लग जाता है। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ध्यान, ये ही वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ये वाली वेलोसिटी, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे बोला जा रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, v इंटू आर इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स आपका ये है,
ये दिस इज वॉल्यूम, इससे कंफ्यूज मत होना, ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम इनटू जी, दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पे V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू जी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, माइनस ये हो जाएगा आपका 6 पाई, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू ये हो जाएगा आपका R, ओके। अब देखिए बच्चों यहां पे जो R है, R क्या है, R ये जो स्पेरिकल बॉडी है ना, इसका रेडियस है, इसका क्या है, रेडियस है, समझ में आ रहा है, ये जो स्पेरिकल बॉडी है इसका रेडियस है R। अब देखो बच्चों यहां पे हमें वॉल्यूम चाहिए, तो अगर मैं स्पेरिकल बॉडी का वॉल्यूम निकालूं तो स्पेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई R का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसे मैं यहां पुट कर दूंगा ताकि ये R कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी, यही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली है, उसके टर्मिनल वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये नीचे आ रहा होगा, तो उसके लिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नाउ यहां पे आ जाएगा आपका 4/3 पाई R का क्यूब, ये इंटू जी भी आएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, माइनस ये 6 पाई, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इनटू रेडियस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या क्या कटेगा, ये पाई से पाई तो कटेगा, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो ये R से ये R कटेगा तो यहाँ R² बचेगा, ठीक है, यहाँ तो ये R² बचेगा, यहाँ G भी बचेगा, ये डेंसिटी माइनस ये डेंसिटी डैश डिवाइडेड बाय ये 3 कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ये 6 भी इसके साथ में रहेगा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो दिस इज ये 2/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, समझ में आ रहा है इतना। ना बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R² इंटू जी, और ये हो गया आपका ये, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें मिला, यही आपका क्या है, यही आपका टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसका डेरिवेशन समटाइम्स एग्जाम में आ जाता है, न्यूमेरिकल तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल है उन्हें आप आसानी से कर पाओगे, मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।